नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद की। आज का जो क्लास है वह है अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के ऊपर। आपने देखा 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ बिहार पुलिस का, उसमें अर्थशास्त्र के ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या लगभग 7 से 10 के बीच है और जो प्रश्न हैं वह थोड़ा सा हटके है। जो सामान्य प्रश्न होता है उसे थोड़ा सा डीप में पूछा गया है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का क्लास हम लोग करेंगे। अर्थशास्त्र का क्लास है। इस क्लास को करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके और पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। बाद में आप पीडीएफ भी देख करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो यह क्लास देखने के बाद ये निश्चित है कि आपका नंबर कुछ न कुछ ज़रूर बढ़ेगा। अर्थशास्त्र के लगभग 10 से 12 क्लास आपको मिलेगा और इन सबको देख लेने के बाद आपका बिल्कुल नंबर में इजाफा होना तय है। इससे पहले भी अर्थशास्त्र के मैंने बहुत सारे क्लास आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो उन सबको भी आप चाहें तो देख सकते हैं और आगे भी मैं क्लास कराता रहूँगा अर्थशास्त्र का। तो चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न बहुत ही हल्का प्रश्न है, ईजी प्रश्न है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा? यह प्रश्न न जाने कितनी बार पूछ दिया गया है और बहुत ही इजी प्रश्न है, इसलिए सबको पता है इसका आंसर कि वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। प्रश्न संख्या 2, जीडीपी। जी हाँ, जीडीपी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था है। तो जीडीपी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के अनुसार 5वें पायदान पर है। कौन से पायदान पर है? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आप समझिए। चलिए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आएगा। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आयात भी नहीं होगा और निर्यात भी नहीं होगा। मतलब आयात निर्यात बंद, सीधा सा मतलब है कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि आयात भी नहीं, कहीं से हम कुछ खरीद भी नहीं रहे, और निर्यात भी नहीं, हम कुछ भेज भी नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ है, आयात निर्यात बंद है, यह बंद अर्थव्यवस्था है। ओके, चलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होने वाले। अच्छा, अब आपसे पूछता है कि कौन सा इनमें से प्राथमिक सेक्टर में है। प्राथमिक सेक्टर के कुछ नाम मैं बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पूछ देगा निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है या आता है, तो नाम कम से कम ध्यान रखिएगा। कृषि, कृषि जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वानिकी, यह भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये सारे जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। आपको कृषि से मिलता जुलता जो दिखाई दे रहा है यह प्राथमिक क्षेत्र में ही आ रहा है। जैसे मछली पालना, पशु पालना, कृषि करना, खनन, उत्खनन, ये सारे जो हैं प्राथमिक क्षेत्र हैं। द्वितीय क्षेत्र में आएंगे विद्युत, गैस, ये सारे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएंगे? विद्युत। विद्युत मिलेगा, उसके बाद आप प्राथमिक क्षेत्र में काम जो है वह आसानी से करेंगे। जैसे विद्युत मिला तो आप कृषि के लिए सिंचाई कर सकते हैं। तो विद्युत जो है वह द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन है? कृषि। ध्यान दीजिए। तृतीय क्षेत्र में, अब देखिए, पहले आपको आपके पास कृषि है, उसके बाद अगर बिजली मिली तो आपने कृषि में अधिक पैदावार किया। अब पैदावार करके आप व्यापार करेंगे, तो व्यापार जो है वो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, पहला में कृषि, दूसरे में विद्युत हो गया और तीसरे में हमको सब मिल गया तो मैं व्यापार करूंगा, तो व्यापार जो है वो तीसरे क्षेत्र का उदाहरण है। होटल, जब आपके पास भाई होटल रहेगा तब भी वो भी एक प्रकार का व्यापार ही है। होटल खोलना, स्कूल खोल देना, ये सारे क्या हैं? व्यापार हैं। परिवहन, हम सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचवा रहे हैं, वह भी एक प्रकार का व्यापार का ही साधन है। संचार और प्रसारण, ये सारे जो हैं वह तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड ज्ञात होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो ज्ञात होता है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। कैसे होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। देखिए, अब जो प्रश्न है थोड़े से जटिल जटिल दिख रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। किसने आर्थिक विकास को गरीबों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है? आर्थिक
विकास को गरीबों के विरुद्ध लड़ाई बोला है किसने? महबूब उल हक ने। यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इनका नाम याद रखिएगा, आगे भी आपको इनका नाम मिलेगा। मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक में कौन कौन शामिल किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक को, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। इसका अधिकतम जो मान है मानव विकास सूचकांक का, कभी कभी पूछ देता है कि मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान, तो 1 होता है, 1.0। ओके। यूएनडीपी का पूर्ण रूप, यानी कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन, जी हाँ, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये इसका फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप होता है। यूएनडीपी का मुख्यालय पूछता है, तो इसका मुख्यालय जो है वह है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में। ओके, चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास जो सूचकांक है वह यही जारी करता है यूएनडीपी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाला, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है वह प्रदर्शित की जाती है, जारी की जाती है। देखिए, भारत में किसने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किया? भारत में किसने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीट क्वेश्चंस हैं, जो पहले भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो मेरे द्वारा भी क्लास कराया गया है, तो उनमें भी आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आपको कभी कभी लगता होगा कि क्या यह वही क्लास है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न रिवीजन करना जरूरी होता है। अब मैं जानता हूं कि आप लोग बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, तो मैं कुछ वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन को ऐड कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, नुकसान तो नहीं होगा किसी भी हाल में, चाहे आप नए क्वेश्चंस पढ़ें चाहे पुराने क्वेश्चन पढ़ें, तो नुकसान नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलें आगे। चलिए, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वह राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। 19 नंबर प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये पूछ रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं भैया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार तय करता है कि किसी वस्तु को कितने में बेचना है तथा कितना उत्पादन करना है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार के हाथ में होता है तय करना। राष्ट्रीय आय का प्रकाशन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो राष्ट्रीय आय का प्रकाशन के लिए उत्तरदायी जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। आगे चलिए, 21 नंबर प्रश्न, केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया। देखिए, मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चन जटिल हैं, लेकिन केवल यह मान लेने से कि क्वेश्चन जटिल हैं, यह मान लेने से रिजल्ट नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। और आप 1 अक्टूबर वाला देखिए प्रश्न को उठा करके, इकोनॉमिक्स का कैसा प्रश्न आया है, तो पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो पीछे रह जाइएगा, फिर बाद में मुझे मत कहिएगा। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था तो पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। ओके, अगर इसके जगह पर यूएसएसआर भी दे दे तो भी सही मानिएगा। चलिए, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव कब आया? तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में आया है। मुंबई प्लान क्या है? तो मुंबई प्लान है 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया 15 वर्षीय योजना। मुंबई प्लान वही है, 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति ने एक 15 वर्षीय एक योजना बनाई थी, उसी को मुंबई प्लान कहा जाता है।
और इसके सूत्रधार पूछता है कि इसके सूत्रधार कौन थे, तो अर्देशीर दलाल। जी हाँ, इसके सूत्रधार थे अर्देशीर दलाल। चलिए 25 नंबर, पीपल्स प्लान कब और किसने, पीपल्स प्लान तो 1945, जी हाँ 1945 में M.N. राय के द्वारा इसका वो किया गया। चलिए 26 नंबर, सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित की, तो सर्वोदय जो योजना है 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रकाशित की गई है। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ तो 1951 से 56 तक था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 1 अप्रैल से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, है ना। 51-56 पहला, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, 3 साल का बीच में गैप है। 69 से 74 है, फिर 74 से 78 है, वो हालांकि हम लोग बाद में बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो पहले पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष हैं वह गुलजारी लाल नंदा हैं और अध्यक्ष जो है वह जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि जो पंचवर्षीय योजना होती थी उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, तो जो प्रधानमंत्री रहेगा वही उस समय उसका अध्यक्ष रहता था। तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, तो योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया। जो NDA की सरकार आई, जो BJP शासित सरकार जो आई, उसमें ये 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पर नीति आयोग कार्यरत है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हमने अभी जान लिया, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहले पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य, देखिए उद्देश्य भी पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो इस पर भी फोकस करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना ही उद्देश्य था। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता, एक उद्देश्य की बात हुई। दूसरा पूछता है कि किसको प्राथमिकता दिया गया है। तो देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं है तो सबसे पहले आप कृषि करेंगे, अगर थोड़ा सा भी खेत है तो, अगर जॉब नहीं है तो कृषि ही करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, तो ये भी ध्यान देना है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो इसके नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। यह भी ध्यान देना है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वह नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है यह 1952, जी हाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 51 से 56 पहला है, दूसरा 56 से 61 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मॉडल है वह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना। जी हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था समाजवादी समाजवाद की स्थापना। और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई है, जैसे पहले में कृषि को प्राथमिकता दी गई है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और खनिज को दिया गया है प्राथमिकता। पहले में कृषि को और दूसरे में भारी उद्योग और खनिज को। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1951 से 56, दूसरे पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1956 से 61। ओके, ये भी ध्यान देना है आपको दोनों। 38 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता तो साइमन कुजनेटिस को माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेटिस को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 39, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो अभी आपको ऑप्शन देगा जनसंख्या से, तो आप सोचेंगे हाँ यार हिंदू मुस्लिम है, जनसंख्या वाला मामला होगा। तो हिंदू जो वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो कहलाता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बहुत बढ़िया खूबसूरत प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है। तो भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र का ही योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, ध्यान दीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय जो है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा।
ओके, ध्यान दिया। 43 नंबर प्रश्न, ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 44, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महत्वपूर्ण कार्य। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान आपने देखा कि महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य है, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, इस्पात कारखाना की स्थापना हुई है। दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला, याद रखिएगा, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला, दुर्गा लाई केला, ऐसे करके याद करिए, दुर्गा लाई से भिलाई और केला से राउरकेला, ऐसे याद रखिएगा। इन तीनों इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टेबल हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरे पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को जो है वह निर्भर बनाना इनका उद्देश्य था। 46 नंबर प्रश्न, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? तो देखिए, पहले में कृषि को, दूसरे में उद्योग को और खनिज को, और तीसरे में दोनों को, कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। और देखिए, दूसरे पंचवर्षीय योजना में कौन से स्टील प्लांट स्थापित हुए हैं? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। और तीसरे पंचवर्षीय योजना में बोकारो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बोकारो में 3 अक्षर है, तो तीसरे पंचवर्षीय योजना ऐसे करके याद रखिएगा। 48, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो हरित क्रांति का जन्म आपको पता है कि 1966-67 में हुआ है। और तीसरे पंचवर्षीय योजना जो है वह कितना में है? देखिए, पहला 51-56, दूसरा 56-61 और तीसरा 61-66। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरित क्रांति जो है शुरुआत हुई है, जन्म हुआ है। भारत में हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन। और आपसे अगर पूछे कि हरित क्रांति का जनक, केवल हरित क्रांति का, तो नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे। और अगर भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन बताएंगे। विश्व में हरित क्रांति का जनक या केवल हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग आपको बताना है, ध्यान रखना है। हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति का जनक तब भी नॉर्मन बोरलॉग, और भारत अगर जोड़ दे तो बताएंगे MS स्वामीनाथन। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लगभग 50 प्रश्न थे अर्थशास्त्र के, जो कि बहुत ही अच्छे थे और महत्वपूर्ण थे। इनको आपने देखा है। इसका PDF प्राप्त करने की भी आप कोशिश करेंगे। PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। वहां आकर के आप निःशुल्क बिना कोई चार्ज के PDF प्राप्त कर सकते हैं मेरे सारे क्लास का। अगर आप लोग के कोई और डाउट्स हैं या कोई समस्या है तो कमेंट करिए, या तो फिर टेलीग्राम पर आकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।